हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट वीडियो की एंड में हम देखे थे कॉस्ट का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इन्वेंटरी कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन करते थे फॉर्मेट के हिसाब से। वो चीज़ फर्स्ट पार्ट की वीडियो की एंड में है। ये उसकी बाद का वीडियो है, उसमें हम देखेंगे या ये वीडियो में हम देखेंगे वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड का। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड का कैलकुलेशन का प्रोसेस है। व्हेन एक्चुअल ओवरहेड इज ग्रेटर देन नॉर्मल ओवरहेड देन कॉस्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय एक्चुअल ओवरहेड। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपको समझने में एकदम आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल हमको नॉर्मल यूनिट टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स है। नॉर्मल यूनिट्स टू प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल यूनिट टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट पकड़ लेता। अब ये 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है ₹1,00,000 है। हमको प्रोड्यूस करने का 5000 यूनिट और 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा ये 1,00,000 रुपये से। तो अभी हमको पर यूनिट ओवरहेड रिकवरी रेट निकालेंगे। ओवरहेड रिकवरी रेट बोले तो ये आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूनिट प्रोड्यूस, नॉर्मल यूनिट टू प्रोड्यूस। ये आ जाएगा ₹1,00,000 डिवाइडेड बाय 5000, तो आएगा ये 20 रुपीज़ प्रति यूनिट। इस चीज़ को हम अगर समझेंगे, हमको अगर नॉर्मल यूनिट्स टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमारा खर्चा आएगा ₹1,00,000। तो प्रति यूनिट जो खर्चा एब्जॉर्ब किया जाएगा उसको कहते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट। ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूनिट टू प्रोड्यूस। तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 1,00,000 रुपीज़ और नॉर्मल यूनिट टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स। ये होगा रुपीज़ में और ये होगा यूनिट्स में, तो आएगा 20 रुपीज़ प्रति यूनिट। अभी हमने नॉर्मल यूनिट्स टू प्रोड्यूस 5000 रखा था। फॉर एग्जांपल हमने प्रोड्यूस कर दिया 6000 यूनिट, बाय मिस्टेक हमारा 6000 यूनिट प्रोड्यूस हो गया। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस 6000 यूनिट्स। अभी 6000 यूनिट अगर एक्चुअली बाय मिस्टेक प्रोड्यूस हो गया 5000 के बदले में, हम अगर फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे 6000 यूनिट्स इनटू ये ओवरहेड रिकवरी रेट 20 के हिसाब से अगर निकालेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा, जबकि हमारा फिक्स कॉस्ट था 1,00,000। तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगा, ये प्रोसेस रॉन्ग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल प्रोसेस निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट रहा आपका 1,00,000 यूनिट्स, 1,00,000 रुपीज़। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस 6000 यूनिट्स, इधर ओवरहेड रिकवरी रेट। ओवरहेड रिकवरी रेट आएगा ये तो आएगा ये 16 रुपीज़ 67 प्रति यूनिट। हमको अगर 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने का था, गलती से हमारा 6000 यूनिट प्रोड्यूस हो गया, तो अभी फिक्स्ड कॉस्ट अगर निकालेंगे 6000 यूनिट
ओवरहेड रिकवरी रेट को अगर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा, ये हो जाता है 1,20,000 रुपये, लेकिन हमारा फिक्स कॉस्ट था 1,00,000 रुपीज़। तो एक्चुअल प्रोसेस क्या करने का है, ओवरहेड रिकवरी रेट निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को एक्चुअल यूनिट से डिवाइड करेंगे, ये हो गया ओवरहेड रिकवरी रेट। अभी निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक्चुअल यूनिट क्या आया, 16.67 इंटू कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, 6,000, तो ये लगभग ₹1,00,000 आ जाएगा। ये हुआ परफेक्ट कैलकुलेशन। तो इस टाइम पे हमने क्या किया, एक्चुअल ओवरहेड इज ग्रेटर देन नॉर्मल ओवरहेड, ये हो गया एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड मतलब एक्चुअली हमने प्रोड्यूस किया 6,000, ये हो गया ज़्यादा जब नॉर्मल से। तो इधर हम अगर कंपेयर करेंगे, जब एक्चुअल हो ज़्यादा नॉर्मल से, तो उसको एक्चुअल के हिसाब से हम देखेंगे। ये एक्चुअल रिकवरी रेट कितना आया, 16.67। तो इधर हमने क्या किया, 16.67 को कैलकुलेशन किया एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो आया फिक्स्ड कॉस्ट 1,00,000 रुपीज़, जो हमने पहले ही मान के लिया था 1,00,000 रुपीज़। तो इसको कहने का अर्थ है एक्चुअल हो ज़्यादा नॉर्मल से, जब एक्चुअल ओवरहेड नॉर्मल से ज़्यादा है तो कॉस्ट एब्जॉर्ब होगा एक्चुअल ओवरहेड के हिसाब से। तो उसका ये एग्जाम्पल है। अभी कैश टू देखेंगे। When actual overhead is less than normal overhead, then cost will be absorbed by normal overhead. मतलब एक्चुअल ओवरहेड नॉर्मल ओवरहेड से लेस है तो कॉस्ट एब्जॉर्ब होगा नॉर्मल ओवरहेड के हिसाब से। अभी एग्जांपल ले लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा 1,00,000, नॉर्मल यूनिट्स टू प्रोड्यूस रहेगा 5,000 यूनिट्स। अभी ओवरहेड रिकवरी रेट रहेगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ये रुपीस में, ये यूनिट्स में, तो ₹20 पर यूनिट। इस केस में हमने अगर एक्चुअली प्रोड्यूस किया, एक्चुअली प्रोड्यूस्ड यूनिट्स हमने क्या, 4,000 यूनिट्स। इधर हम देखते हैं जब एक्चुअल यूनिट्स इज लेस देन नॉर्मल ओवरहेड, ये एक्चुअल यूनिट्स है लेस देन नॉर्मल यूनिट्स, इधर कंपेयर करेंगे। ये एक्चुअल हो कम नॉर्मल से, तो उसको नॉर्मल के हिसाब से लेंगे। तो इधर एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस किया 4,000, तो अभी इधर फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 4,000 यूनिट्स इंटू ₹20, तो आएगा ये 80,000। लेकिन हमने मान के चला है 1,00,000 रुपीज़। फिक्स्ड कॉस्ट हमने मान के चला था 1,00,000 रुपीज़, लेकिन एक्चुअली आया 80,000। तो बचा हुआ जो 20,000 है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपना
स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट था, ये स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट है, उससे लेस करेंगे 80,000 क्योंकि हमारा इतना 80,000 ही खर्चा हुआ है, लेस करेंगे तो ये बैलेंस बच जाता है 20,000। इस बैलेंस को पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। इधर क्या कहता है, एक्चुअल हो नॉर्मल से कम। जब एक्चुअल ओवरहेड, ये एक्चुअल ओवरहेड हो गया, ये नॉर्मल है, तो एक्चुअल हो नॉर्मल से, तो उस चीज़ को हम पहले फिक्स कॉस्ट से अपना कम वाला जो नॉर्मल फिक्स कॉस्ट वाला लेस करेंगे, जो बैलेंस बच जाता है उसको डेबिट करेंगे पीएल अकाउंट में। ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अभी देखते हैं क्या चीज़ एक्सक्लूड किया जाता है कॉस्ट इन्वेंट्री कैलकुलेशन से। एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री कॉस्ट, एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेशन। पहला चीज हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड एडमिन ओवरहेड। दूसरा चीज हो गया एबनॉर्मल लॉस, जैसे कोई आग लग गया तो बहुत सारा चीज डैमेज हो गया, नष्ट हो गया, वो सब चीज को पीएल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ना कि इन्वेंट्री कॉस्ट में दिखाएंगे, उस चीज को सब पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तीसरा हो गया स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में हम नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कुछ अगर मटेरियल कोल्ड स्टोरेज कंटेनर में अपने फैक्ट्री में आ रहा है तो वो कोल्ड स्टोरेज कंटेनर का खर्चा इन्वेंट्री कॉस्ट में जोड़ सकते हैं, लेकिन आपने गोडाउन में पहुंचने के बाद उसको फिर हम कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो कोल्ड स्टोरेज का खर्चा इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते। ये चीज़ हो गया स्टोरेज कॉस्ट। चौथा हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट। चौथा हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट में एक एक्सेप्शन है, जहां लंबा टाइम लग जाता है मटेरियल को अपना मेन प्रॉपर्टी में आने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम अगर लिक्वर बनाने के प्रोसेस में देखते हैं या ब्रूइंग प्रोसेस में देखते हैं तो लिक्वर बनाने में बहुत सारा प्रोसेस बहुत लंबा दिन लग जाता है। उस टाइम पे जितना भी खर्चा आता है उसमें अगर इंटरेस्ट लगता है तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में उसको जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, दूसरा भी एक एग्जांपल है, कुछ अगर पत्ता है या कुछ झाड़ियाँ है उसमें केमिकल डाल के उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी लाते हैं, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी लाने में सालों या 1.5 साल लग जाता है, तो उस 1.5 साल के दौरान जितना भी खर्चा आता है उसके ऊपर इंटरेस्ट खर्चा आता है, तो इंटरेस्ट खर्चा को इन्वेंट्री कॉस्ट में हम जोड़ सकते हैं। ये हो जाता है टाइम प्लेस मेजर रोल। मतलब जहाँ टाइम फैक्टर है, टाइम एक पैरामीटर, लंबा टाइम अगर कुछ चीज़ को लग जाता है उसका फाइनल स्टेप में पहुंचने के लिए, उस टाइम पे इंटरेस्ट कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में या जोड़ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इंटरेस्ट कॉस्ट को हम इन्वेंट्री में नहीं जोड़ सकते हैं। अभी आरएम को कैसे वैल्यू किया जाता है? वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। हम आरएम को कैसे वैल्यू करेंगे उसका प्रोसेस अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने we purchased 100 units of RM at a rate of ₹10 पर यूनिट। हमने 100 यूनिट्स RM खरीदा 10 रुपीज़ के हिसाब से प्रति यूनिट।
अभी हमको ये सोचने का कि इस चीज़ को ईयर एंड में हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सा वैल्यू में दिखाएंगे। और दूसरा फैक्टर, दो फैक्टर हमको देखना पड़ेगा ईयर एंड में, which value to show in books of account। ईयर एंड में हम इस चीज को कौन से वैल्यू में बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। दूसरा चीज अगर ये आरएम हम इस्तेमाल करके कुछ फिनिश गुड्स बना रहे हैं तो उस फिनिश गुड्स का वैल्यू क्या रहेगा। आरएम used and produced FG, then what will be the cost of finished goods। इस चीज़ में मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आरएम का खर्चा है 10 रुपया, लेबर का खर्चा है 80 रुपया, ओवरहेड का खर्चा है 20 रुपया, तो अपना मटेरियल बन गया 110 रुपया। ये कॉस्ट ऑफ एफजी। मतलब रॉ मटेरियल का खर्चा 10 रुपये है, लेबर का खर्चा 80 रुपये है, ओवरहेड का खर्चा 20 रुपये है। ये कुल मिला के 110 रुपये एक एफजी प्रोड्यूस करने के लिए हमको गिर जाता है। तो कॉस्ट ऑफ एफजी क्या हो जाता है 110 रुपये। ये हमको ऐसा सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे, अगर ये फिनिश गुड्स हमारा तैयार होता है 110 रुपये में, एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस क्या हो सकता है, ये एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस हम निर्णय करेंगे। हम एक सोच के चलेंगे, एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस, पहला एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस होगा 110 में बिक जाएगा। दूसरा एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस होगा 200 में बिक जाएगा। तीसरा एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस होगा 90 रुपये में बिक जाएगा। ये तीनों एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस है। फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना हुआ हमको 110 रुपये। हम एज्यूम करेंगे शायद वो आगे जाके 110 रुपये में बिक सकता है, या शायद ये आगे जाके 200 रुपये में बिक सकता है, शायद ये आगे जाके 90 रुपये में बिक सकता है। तो इस हिसाब से रूल कहता है अगर ये अपना जो एफजी है आगे जाके 110 रुपये में अगर बिकता है तो भी अपना जितना भी लागत है वो निकल जाएगा। तब भी आरएम को हम वैल्यू करेंगे एट कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू, हमने कितना में 10 रुपये में ख़रीदा था, 10 रुपये में वैल्यू होगा। अगर 110 रुपये में जाएगा ये कैश वन है, अगर 110 रुपये में वो बिक जाता है फिनिश गुड्स सोल्ड एट ₹110, एफजी को अगर हम 110 रुपये में सेल करेंगे तो आरएम का वैल्यू होगा एट कॉस्ट। सेकंड क्या केस कहता है, अगर सोल्ड एट ₹200 फिनिश्ड गुड्स, मतलब फिनिश गुड्स को हम अगर 200 रुपये में भी सेल करते हैं तो आरएम का वैल्यू होगा एट कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू 10 रुपये के हिसाब से हमने कॉस्ट किया। तीसरा केस है, अगर आरएम 90, अगर फिनिश गुड्स 90 के हिसाब से सेल होगा, सोल्ड एट ₹90, फिनिश गुड्स का सेल्स प्राइस अगर एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस अगर 90 है या 90 रुपये में सेल होता है
तो ये कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू विच एवर इज लो। अगर 90 रुपये में बिकता है आगे जाके, तो ये अपना लागत भी रिकवर नहीं कर सकता है। अगर 90 रुपये में हमारा लागत है 110 रुपये, 90 रुपये में सेल होगा आगे जाके, तो उस टाइम पे हम वैल्यू करेंगे रॉ मटेरियल को कॉस्ट या रिप्लेसमेंट वैल्यू विच एवर इज लो। कॉस्ट हमको दिया है 10 रुपया और रिप्लेसमेंट वैल्यू हमेशा अवेलेबल इन क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट वैल्यू अगर इस केस में हम देखेंगे 15 रुपया, रिप्लेसमेंट वैल्यू हम देखेंगे रिप्लेसमेंट वैल्यू 15 रुपये, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा। ये रिप्लेसमेंट वैल्यू 15 है, कॉस्ट है 10, विच एवर इज लो, तो RM को वैल्यू करेंगे हम 10 के हिसाब से। अगर कुछ जॉइंट प्रोडक्ट बनता है उसका वैल्यूएशन करेंगे कैसे? जॉइंट प्रोडक्ट वैल्यूएशन, अगर जॉइंट प्रोडक्ट कुछ बनता है तो उसका वैल्यूएशन करेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 1000 रुपीस, हमारा जॉइंट प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट ए बना है 1000 यूनिट्स। इसका एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस है फॉर एग्जांपल ₹10। तो टोटल सेल्स प्राइस आएगा 1000 × 10 इज इक्वल टू 10,000। तो दूसरा जॉइंट प्रोडक्ट है जॉइंट प्रोडक्ट बी, ये बना है 2000 यूनिट्स। इसका एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस है ₹20 प्रति यूनिट। तो उसका टोटल सेल्स प्राइस आएगा 2000 यूनिट इंटू 20 इज इक्वल टू आएगा 40,000 रुपीज़। ये रुपीस में, ये भी रुपीस में। अभी इसका जॉइंट प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? इसका निकालेंगे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट। इसको हम वैल्यूएशन करेंगे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट। इसको प्रोसेस कहते हैं, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट। तो ये दोनों को रेशियो निकालेंगे A/B, 10,000:40,000 या 1:4। अगर इस फिक्स्ड कॉस्ट है अपना 1000 रुपया, 1000 रुपया को हम 1:4 के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो ये A का रेशियो है, ये B का रेशियो है 1:4। तो अभी निकालेंगे A का कितना खर्चा आएगा 1/1 + 4 × 1000, 1/5 × 1000। ये हो गया A का रेशियो। A का खर्चा आएगा 200। अभी B का रेशियो, B का
ये आ गया खर्चा, बी का खर्चा ये आ गया 800 रुपये, ए का खर्चा आ गया 200 रुपये। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट का वैल्यूशन ऐसा होता है। अभी देखते हैं बाई प्रोडक्ट का वैल्यूशन। तो इसका एक थर्ड पार्ट बनाते हैं, उसमें देखते हैं बाई प्रोडक्ट, और छोटा सा वीडियो रहेगा इन्वेंट्री वैल्यूशन का। ये वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और नमस्ते।